तक बात किया गया था जी? प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट हो गया था ना। चलो नेक्स्ट रीडिंग डालो। इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट हो गया था ना। देखो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऐसे लिखो, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, नेक्स्ट रीडिंग डाल देना, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to nuclear physics, some important terms related to nuclear physics। ठीक है, पहला है हमारा मास डिफेक्ट, पहला है हमारा मास डिफेक्ट जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मास डिफेक्ट क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे एस्टोन, जिन्होंने लगभग 1990 के दशक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, किसके ऊपर, एटॉमिक मासेज के ऊपर, और उन्होंने उस मासेज के ऊपर रिसर्च करके जो भी उसके आइसोटोप्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी न्यूक्लियस है, उसके जो आइसोटोप्स हैं और उसके ऑक्सीजन के आइसोटोप से कंपेयर करके उन्होंने उस इफेक्ट को एटॉमिक मासेज के ऊपर एक नया कंक्लूजन दिया। उसी कंक्लूजन को हम लोग मास इफेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, और इसी मास इफेक्ट से बेसिकली हमारा टारगेट जो अचीव करना है वो बाइंडिंग एनर्जी का है। मतलब मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड में अगर हम एनर्जी बात करें तो वो हमारी जो एनर्जी प्रोवाइडेड होती है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। किसी भी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए। उसी बाइंडिंग एनर्जी के कैलकुलेशन से हम लोग देखो आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर मॉडल्स में जो सबसे पहला मॉडल है हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जब पढ़ोगे तो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, तो जब सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला पढ़ोगे तो वहाँ पर हम बेसिकली कैलकुलेट जो करते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, किसकी, न्यूक्लियस की। तो एक बार यहाँ पर सिंपल हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, जो रिलेटेड टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बात किए ना, उसमें तुम्हारा मास डिफेक्ट हो जाएगा, उसमें तुम्हारी पैकिंग फ्रैक्शन होगी, मतलब मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा उसी में बाइंडिंग, सिंपल किसी भी न्यूक्लियस के तुमको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, उस सिंपल बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। फिर जब ये तीनों की बातें कर लेंगे तो फिर हम लोग उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस में कैसे कुछ उसके जो न्यूक्लियस होता है, तो पहली बात तो न्यूक्लियस है तो उसका प्रोटॉन नंबर हमको अंडरस्टूड होगा, न्यूट्रॉन नंबर अंडरस्टूड होगा, तो हम उसके प्रोटॉन नंबर और उसके न्यूट्रॉन नंबर के आधार पर कैसे ये डिफाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल पोजीशन में है, कौन सा न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल पोजीशन में है, और यहाँ से डिफाइन करते हुए उस बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग एक कर्व डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और उस कर्व से हम लोग स्टेबिलिटी को बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इतनी बातें जब इस रिलेटेड कर लेंगे तब इसके बाद फिर हम लोग न्यूक्लियर मॉडल्स पर चलेंगे। तो हमारे बेसिकली न्यूक्लियर मॉडल्स की जब बात करोगे तो 3 तरीके के मॉडल्स हमारे सिलेबस, हमारे मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। एक होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बाद तुम्हारा आता है सेल मॉडल, और सेल मॉडल के बाद आता है कलेक्टिव मॉडल। तीनों में डिफरेंस ये था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल स्पिन और पेरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया लेकिन स्पिन और पेरिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और कुछ हमारे मैजिक नंबर्स होते थे उन मैजिक नंबर्स को कंक्लूड नहीं कर पाया। तब उसके लिए एक नए मॉडल्स की जरूरत पड़ी, तब हमारा सेल मॉडल आया जो हमारे मैजिक नंबर को डिफाइन किया और किसी भी न्यूक्लियस की स्पिन और पेरिटी किस तरह एसोसिएटेड होती है उस चीज़ को बताया। लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ कमी रह गई, वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट जो एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग न्यूक्लियस की देखे थे वो बिहेवियर शो नहीं करा। हमारा जो सेल मॉडल था वो क्वाड्रिपोल मोमेंट के बिहेवियर को शो नहीं करा, तो वो भी वही फेल हो गया। फिर एक और मॉडल की जरूरत पड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव मॉडल, और वो कलेक्टिव मॉडल बेसिकली एग्जामिन करता है किसी भी न्यूक्लियस के क्वाड्रिपोल मोमेंट को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक सिनेरियो में ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या वीकनेस थे कि क्या उस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या वीकनेस थी कि सेल मॉडल एग्जिस्टेंस में आया,
सेल मॉडल के पास क्या वीकनेस थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कलेक्टिव मॉडल आया। अब ऐसे तीनों मॉडल के बारे में हमको इस डिटेल्स में डिस्कस करना है, लेकिन बात यह है कि हमारे जो इस छोटे सिलेबस है वो बस बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक एक यूनिट ही हमको पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में कलेक्टिव मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस वो लिक्विड डॉट मॉडल और सेल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे सिलेबस में बस हम लोग लिक्विड डॉट मॉडल स्टडी करेंगे और सेल मॉडल बस। और एक चीज़ और बात करेंगे, छोटा टॉपिक और छोटा है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन, यानी कोई भी न्यूक्लियर का फिजन कैसे होता है और फिजन कैसे होता है, और उसके फिजन और फ्यूजन होने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को भी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसको भी एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस है और इतना ही हमको अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखना, जो हेडिंग डाले हो मास डिफेक्ट, उसमें लिखना एस्टोन अराउंड, ऐसे लिखो अराउंड 1990, अराउंड 1990 comma a famous scientist Stone, A-S-T-O-N, Stone did a lot of experiments on the atomic masses of the isotopes of the various elements, full stop. He noticed that atomic masses of most of the elements are closed to the its integral mass number, क्या होता है, कैपिटल ए, इंटीग्रल मास नंबर कैपिटल ए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, टू एक्सप्रेस this result, comma, he introduces a new quantity, called mass defect, मास डिफेक्ट को अंडरलाइन कर देना, हाँ मास डिफेक्ट, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, पैराग्राफ वही होता है जी, लाइन चेंज होता है कि पैराग्राफ होता है, एक वर्ड जगह छोड़ के यहाँ से लिखते हैं ना, ये लाइन चेंज होता है। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए मास of neutral atom relative to mass of neutral atom of oxygen isotope, of mass number 16 is the atomic mass or isotopic mass Ma, ऐसे लिखना, atomic mass or isotopic mass Ma
ठीक है। सो एम ए इजकल टू, नेक्स्ट लाइन से लिखना, सो एम ए इजकल टू मास ऑफ न्यूट्रल एटम अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम into 16। ऑक्सीजन एटम ना लिखो, ऑक्सीजन आइसोटोप लिखो। आइसोटोप लिखा है ना, ऑक्सीजन आइसोटोप, ये लिख लो। लिखो नेक्स्ट लाइन से, हेंस मास डिफेक्ट डिफाइंड एज द डैश कर दो। नेक्स्ट लाइन इंवर्टेड कॉमा में लिखो, द डेविएशन ऑफ actual mass, the deviation of actual mass, ब्रैकेट में लिख देना भाई, कौन सा एक्चुअल मास, कैपिटल एम ए, फ्रॉम इट्स इंटीग्रल मास नंबर, कौन सा, कैपिटल ए, फ्रॉम इट्स इंटीग्रल मास नंबर कैपिटल ए is defined as mass defect। इनवर्टेड कॉमा बंद। नेक्स्ट लाइन से, सो मास डिफेक्ट, डेविएशन मतलब किससे डेविएशन है, एक्चुअल मास से मास नंबर, तो डेविएशन मतलब माइनस, तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल मास कितना है, एम ए माइनस ए। ठीक है, चल सेकेंड हेडिंग डाल देना, पैकिंग फ्रैक्शन। चलो बताओ, न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब ए, फिर से न्यूक्लियस की बात आई तो ए। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज रिप्रेजेंटेड एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से ऐसे लिख लो, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ बराबर होता है डेल बाई ए। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना कि द मास डिफेक्ट, ऐसे मत लिखो, इधर लिखो डिफिनेशन, द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, mass defect per nucleon is called the mass defect per nucleon is called the packing fraction of the nuclei, is called the packing fraction of the nuclei। इसको अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। it is represented by small f,
it is represented by small f and is defined by f बराबर डेल बाई ए, f बराबर डेल बाई ए। नेक्स्ट लाइन से लिखना फुल स्टॉप। पैकिंग फ्रैक्शन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पैकिंग फ्रैक्शन इज ए dimensionless quantity, dimensionless quantity, dimensionless quantity, so it has no unit, so it has no unit। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन से लिखना। द प्लॉट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, द प्लॉट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेज एटॉमिक नंबर, वर्सेज एटॉमिक नंबर इज गिवन एज, ऐसे ग्राफ बना लेना। हो गया, एक नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। द पैकिंग फ्रैक्शन, द पैकिंग फ्रैक्शन may be negative, the packing fraction may be negative, comma 0 और पॉजिटिव। पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव है। अब डिफाइंड है कि कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा और कब पॉजिटिव होगा। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से लिखो कि ए न्यूक्लियाई विथ निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन, ए न्यूक्लियाई विथ निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन has an atomic mass, has an atomic mass कैपिटल M लिखो, less than its atomic mass number, less than its atomic mass number कैपिटल A। ठीक है, अगर उसका न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास उसके एटॉमिक मास नंबर से लेस देन है तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से ए न्यूक्लियाई विथ जीरो पैकिंग फ्रैक्शन, विथ जीरो पैकिंग फ्रैक्शन हैव द एटॉमिक मास कैपिटल M इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाए, एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A, ठीक है, इज इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A। ठीक, नेक्स्ट लाइन से ए न्यूक्लियाई with positive packing fraction, a nuclei with positive packing fraction has an atomic mass capital M greater than
ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए, इट्स एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए। ठीक है, अब बताओ कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे डिफाइंड हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कि जब एटॉमिक मास नंबर उस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास उसका एटॉमिक मास नंबर से क्या हो, लेस देन हो, तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर किसी भी न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है उसके एटॉमिक मास नंबर के इक्वल हो गया तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा। अगर उस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है उसके एटॉमिक मास नंबर से ग्रेटर देन हो गया तो उस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज़ें अंडरस्टूड होगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब किसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है हमारा बाइंडिंग एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्या, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी लिखा जाता है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसमें लिखो द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। या इसी को लिख सकते हो बराबर डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना कि अगर सी स्क्वायर के टर्म में लिखा है तो सी स्क्वायर, अगर उसी एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। नेक्स्ट लाइन से, सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस can be expressed as बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट बाइंडिंग एनर्जी बराबर ये डेल्टा M तो पूरे न्यूक्लियस का हो जाएगा तो कितना होगा, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर ना। यही अगर सी स्क्वायर ना लिखना चाहो तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों फार्मूला है, यही हमारा बाइंडिंग एनर्जी का क्या है फार्मूला। और जहां पर mz क्या है, ये z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। MP को क्या बोलते हैं, मास ऑफ द प्रोटॉन। एक टेबल बनवाए थे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। अब जिसको जिस प्रोटॉन की जहां जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक मास यूनिट में जरूरत पड़ेगी तो वहां वैल्यू लिखेंगे, या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूरत पड़ेगी तो वहां पे उसकी वैल्यू लिखेंगे।
एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। mn क्या होता है? मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, ये उस न्यूक्लियस जो जिसका पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी उसका मास ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा बाकी चीजें अंडरस्टूड है। तो यहां लिख देना वेयर एन की वैल्यू कैसे निकलती है जी? यहाँ लिख, यही लिखो, यही वेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी? इसको हटा दो, कहीं फंस जा रहा, हम ही फंस जा रहे हैं इसमें। इसको हटा दो, वो नीचे नहीं गिरा, बंद कर दो इसको।